फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है और ये फ्रॉड किस नोयत के और कितनी किस्मों के हैं? फाइनेंशियल स्कैम है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, बिजनेस फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड है, फिजिकल फ्रॉड है, तो ऐसे बहुत सारी किस्में हैं इसकी। तो अगर किसी शख्स ने किसी भी चीज़ के लिए पैसे दिए, वो काम नहीं हुआ और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किए, कौन से एविडेंस चाहिए होंगे बैंक को कन्विंस करने के लिए कि हाँ मैंने ये पैसे भेजे, इस डेट को भेजे, और कोई कन्वर्सेशन क्या रिक्वायरमेंट क्या है? बैंक आपको पैसे रिफ़ंड करता है अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी और आपको वो चीज़ नहीं मिली, आपने किसी किस्म की सर्विस ख़रीदी, आपको वो सर्विस नहीं मिली। ये प्यार, मोहब्बत और इश्क का फ्रॉड भी है। बिल्कुल, इसको रोमांस स्कैम कहते हैं। स्किल्स वर्कर वीज़ा, वर्क परमिट, मिलियंस ऑफ लोग आए यहाँ पे, लाखों लोग एडजस्ट हो गए, लाखों मुतासर हैं। आपकी डिक्शनरी में क्या आदाद व शुमार हैं कि कितने लोग आए थे, कितने लाइसेंस कैंसिल हो चुके और कितने लोग सफ़र कर रहे हैं? मैं आपको इस प्रोग्राम के सबब से ये बताता चलूँ कि मोर देन 2000 कंपनीज़ के लाइसेंस रिवोक किए गए हैं लास्ट ईयर। मज़ीद कंपनियाँ बंद हो रही हैं, ये जो बाकी सफ़र कर रहे हैं, इसका हल क्या है? इसका हल है, बट मैं एक चीज़ बताता चलूँ। क्या अब भी वर्क परमिट मिलते हैं? नहीं मिलते, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है और क्यों नहीं मिलते अब? वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि पहले फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बहुत हो चुकी हैं। ये सिविल मैटर है, ये क्रिमिनल मैटर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो बैंक टू बैंक अगर किसी ने स्कैम किया है, स्कैम जो होते हैं या फ्रॉड है, वो क्रिमिनल मैटर है। तो मिनिमम मैक्सिमम जितनी भी रकम हो प्रूफ करने के बाद वो बैंक देगा? ऑफ कोर्स देते। क्या आप बताना चाहेंगे कि आप इसकी फ़ीस कितनी भारी लेते हैं? कोई भारी फीस नहीं लेते हम। तो यूके में क्या हर पैदा होने वाला बच्चा ब्रिटिश होता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा यूके में पैदा हुआ है, इसका ब्रिटिश पासपोर्ट कैसे मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ साहिब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कानून का गोरख धंधा। कानून अंधा भी होता है, कानून अच्छा भी होता है, कानून पे अमल ना करें तो बुरा भी होता है। बरतानिया के अंदर एक ऐसा जमहूरी मुल्क जिसकी तरक्की का राज ही जो है वो कानून है और इंसाफ है, उसके बावजूद यहाँ पे लाखों लोग मुतासर हैं। किसी के साथ फ्रॉड होता है, किसी के साथ पैसों का फ्रॉड हो रहा होता है, किसी के साथ और तरीके से फ्रॉड होते हैं। ये फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है, स्कैम्स की किस्में कितनी हैं? इससे कबल बैरिस्टर राजा दानियाल खालिद खान साहब के साथ आपने एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो देखी। उसे नशर करने के बाद मुझे और बैरिस्टर दानियाल खालिद साहब को एहसास हुआ कि हमें इस गोरख धंधा के प्लेटफार्म के ऊपर एक मुफस्सल और तफसीली पॉडकास्ट करनी चाहिए, जिसके नतीजे में हम आप लोगों की इस प्लेटफार्म के ज़रिए रहनुमाई कर सकें। उसकी वजह कि जो पहली वीडियो थी उससे तकरीबन दर्जनों लोगों को इंसाफ मिला, उनको लाखों पाउंड जो थे वो वापस मिले। वो कैसे मिले ये एक बैरिस्टर जो है वो बेहतर जानता है। तो आज मेरा और आपका साथ जो है वो बैरिस्टर राजा दानियाल खालिद खान साहब देंगे, जिनसे पहले भी आप लोग फैज़याब हुए। जो लोग मज़ीद हैं, जो मुश्किल में हैं, तो ये अल्लाह ताला दुनिया पे फरिश्ते नहीं भेजता, इंसान को इंसान के लिए सबब पैदा करता है। तो बैरिस्टर दानियाल खालिद खान साहब हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले भी हम राह चलते हुए एक वीडियो बनाई तो लोगों ने बड़ा रिस्पांस दिया। बेशक। आपको कितना लोगों ने तंग किया और कितनी कॉलें आई उस वक्त के बाद? बहुत तंग तो नहीं किया, हमारा काम है, और बहुत कॉल्स आई, बहुत कॉल्स आई। और लोगों के मसाइल किस तरह के थे? लोगों के बहुत सारे मसाइल थे रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्कैम्स। उनको बहुत सारे स्कैम्स का सामना था और लोगों ने अपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो गंवा दी। पाकिस्तान से लोगों ने ज़मीनें बेच के लोगों को पैसे दिए। यहाँ पे लोगों ने मेहनत कर कर के जो भी सेविंग इधर की हुई थी स्टूडेंट्स ने, वो लोगों को पैसे दिए और गंवा दिए। हम फिर उस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे और हमारे 4 सब्जेक्ट हैं आज के। नंबर 1, ये फ्रॉड क्या है, इसका हल क्या है। नंबर 2 साहिबो, ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बड़ी अहम चीज़ें हैं। और फिर ये जो
फैमिली इमिग्रेशन के मैटर हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आखिरी नुक्ता जो हम डिस्कस करेंगे, वर्क परमिट, स्किल्स वर्कर वीज़ा। ये हैरान होंगे आप स्टैट्स, दादोशुमार, चीज़ें, हालात देख के। तो बैरिस्टर साहब क्यों ना हम आगाज़ करें कि सबसे पहले बताइए, चूँकि हम लोगों की तरबियत भी करना चाहते हैं, बेशक ये फ़्रॉड की डेफिनेशन क्या है और ये फ़्रॉड किस नोयत की और कितनी किस्मों के हैं? रॉन्गफुल और क्रिमिनल डिसेप्शन, आप बदनीति से किसी के साथ भी किसी किस्म का धोखा करते हैं तो उसको आसान अल्फाज में फ्रॉड कहते हैं। तो फ्रॉड की कितनी किस्में हैं फिर? इसकी बहुत किस्में हैं। मसलन फाइनेंशियल स्कैम है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, बिजनेस फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड है, फिजिकल फ्रॉड है, तो ऐसे बहुत सारी किस्में हैं इसकी। ये प्यार, मोहब्बत और इश्क का फ्रॉड भी है। बिल्कुल, इसको रोमांस स्कैम कहते हैं। रोमांस स्कैम Scam कहते हैं। रोमांस कितनी ज़बरदस्त चीज़ और इसको स्कैम भी होता है इससे। बिल्कुल, लोग जो है ना, लड़कियां या लड़के एक दूसरे को जो है, ये वैसा नहीं है जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि आपने किसी के साथ एक तल्लक बनाने के लिए कोई बात की तो उससे स्कैम नहीं। ये ऐसा होता है कि किसी को झांसा देते हैं कि आप हमारे साथ जो है ना, क्योंकि एक अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होती है, अफेक्शन होती है, तो एक लड़की जो है वो ऑनलाइन आपको बोलती है कि आप इतने पैसे दें, मैं आपको डबल करके दे दूंगी क्रिप्टो से, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं लाइव बैठूंगी, आप मुझे गिफ्टिंग कर दें। आप मुझे गिफ्टिंग कर दें, टिकटॉक पे गिफ्टिंग कर दें, कुछ ऐसे। तो ये एक स्कैम का है। तो पहले इसी भी बात कर लें। बिल्कुल ज़रूर। आप मुझे या मैं आपको पैसे दे दूं और वैसा ना हो, ये वे पैसे भी वापस हो सकते हैं जो आप टिकटॉक के ऊपर देते हैं? बिल्कुल ऐसे हो सकता है। हो सकते हैं या ऐसी हुआ है और आपने किया है? मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के, ऐसे नौजवान नस्ल जो हमारी गफलत का शिकार है, उन ऐसे लोगों के, मजलूम लोगों के पैसे रिफ़ंड कराएं जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर जो है ना लोगों को गिफ्टिंग की थी। मैं समझता हूँ कि आप उनके नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम रकम की तादाद कितनी थी? अच्छा, जो मैक्सिमम तादाद है वो मैंने 1.5 लाख पाउंड कराया है एक बंदे का रिफ़ंड, लेकिन उसमें यह है कि वो पैसे एक अकाउंट से नहीं गए हुए, मुख्तलिफ अकाउंट से। वो उसी बंदे ने भेजे हैं लेकिन डिफरेंट अकाउंट से भेजे। इंग्लैंड के अंदर और किस तरह के स्कैम्स होते हैं? करंटली जो पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने एक्सपीरियंस किया वो फाइनेंशियल स्कैम्स हैं। लाइक नौजवान जो पाकिस्तान से इधर वर्क परमिट्स पे आते हैं या स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आते हैं, तो उनको यूके की लाइफस्टाइल की इतनी समझ नहीं होती, तो वो लोग ऑनलाइन अपना घर तलाश करने के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस जैसी साइट्स का या गम ट्री या स्पेयर रूम का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग उनसे स्कैम इस तरह का करते हैं कि आप वो ऑनलाइन रूम दिखाते हैं, व्यूइंग कराते हैं, आप ये डिपॉजिट दे दें तो आपको जो है ना वो अपना कमरा बुक कर लें, तो वो भी कमरा भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो बंदा भी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे भी होता है? ऐसे भी होता है। और फिर कई जगह पे स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं होता, वो किसी भी चीज़ के लिए किसी को पैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगला बंदा जो है वो भाग जाता है आपके साथ स्कैम करके। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम्स हैं। ऑनलाइन आपने कोई शॉपिंग की और वो आपको चीज़ डिलीवर नहीं हुई, तो वो आपको फेक उसने एक ऐड लगाया था, आपने पैसे पे कर दिए लेकिन चीज़ डिलीवर नहीं हुई, सेंडर गायब हो गया। ठीक, तो स्कैम वो है, फ्रॉड वो है जो कमिटमेंट हुई, जिसके लिए पैसे दिए, वो नहीं मिला तो वो फ्रॉड है। बिल्कुल ऐसे। पैसे देने के 2 तरीके हैं पूरी दुनिया में जी। या तो आप कैश दें या आप बैंक के ज़रिए ऑनलाइन भेजें जी। इनमें से बेहतर तरीका कौन सा है? और अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई है और फ्रॉड हुआ है तो क्या वो रिकवरेबल है? बेहतर तरीका ऑफ कोर्स यूके में या किसी भी जगह पे, व्हिच आई वुड प्रेफर एंड आई आस्क एवरीवन टू फॉलो दैट, एटलीस्ट आई कैन सजेस्ट कि वो लोग बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें। और बैंक टू बैंक, बिल्कुल आपका सवाल का जवाब देता चलूँ कि बैंक टू बैंक ट्रांसफरेबल अमाउंट जो है वो रिकवरेबल है, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो FCA के अंडर आते हैं, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के। उसका लॉ ये कहता है कि बैंक को पहले अपने कंज्यूमर को, जो उसका कस्टमर है, उसको सिक्योर करना है। ठीक। उसको बिफोर ट्रांसफरिंग द मनी उसको रीजनेबल चेक्स देने हैं बिफोर ऑथराइजिंग द पेमेंट, कि आप पहले ये देखें कि ये फ्रॉड के लिए तो नहीं भेज रहे, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेज रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो आपको वार्न करे। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली कि वो आपको पैसे सेंड करने से पहले वार्न करे कि आप हर बार अभी जाके करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ऐसा नहीं था।
تو جب بینک والے کو پیسے دے دیے, فراڈ ہو گیا, بینک ٹو بینک دیے, جی یہ یو کے کا لا ہے یا بینک کا لا ہے کہ وہ آپ کو سیکیور کرتا ہے؟ بیسکلی یو کے میں ایک جو اتھارٹی ہے فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی, جس کے انڈر بینکس آتے ہیں, وہ ایک ریگولیٹڈ اتھارٹی ہے. اس کے انڈر بینکنگ لا یہ کہتا ہے کہ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر کسٹمرز. ٹھیک, تو اگر کسی شخص نے کسی بھی چیز کے لیے پیسے دیے, وہ کام نہیں ہوا اور بینک ٹو بینک ٹرانسفر کیے, کون سے ایویڈنس چاہیے ہوں گے بینک کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہاں میں نے یہ پیسے بھیجے, اس ڈیٹ کو بھیجے, اور کوئی کنورسیشن کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بیسکلی بینک آپ کو پیسے ریفنڈ کرتا ہے اگر آپ نے کوئی چیز خریدی اور آپ کو وہ چیز نہیں ملی, آپ نے کسی قسم کی سروس خریدی, آپ کو وہ سروس نہیں ملی, آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی چیز, آپ نے جس مقصد کے لیے پیسے دیے تھے وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہوا, تو بینک از باؤنڈ ٹو ریٹریو منی فرام دا بینک جس کے اندر آپ نے پیسے بھیجے ہیں. وہ بینک خود سے آپ کو پیسے واپس نہیں کرتا, وہ دوسرے بینک سے آپ کو لے کے واپس کرتا ہے. ٹھیک, تو ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ ہاں آپ نے پیسے بھیجے تھے, فلاں بندے کو بھیجے تھے, اس مقصد کے لیے بھیجے تھے, تو وہ پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے. بالکل, اس کے لیے ایویڈنسز اس طرح کے چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس اسکرین شاٹس ہیں کنورسیشن کے, کوئی ڈیلیوری کی ڈیٹیلز ہیں, کوئی آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ایسا نمبر ہے, آرڈر نمبر ہے, جس سے آپ پروف کر سکیں اپنی کے لیے کہ میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. تو اگر آپ کیش میں کسی کو پیسے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہوا, تو انفارچونیٹلی فرسٹ وہ پیسے بہت مشکل سے ریکور ہوتے ہیں اور وہ کاسٹلی پروسیس ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے 10,000 پاؤنڈ کسی کو دیے ہیں اور آپ لیگل وے سے کسی تھرو دا کورٹ آپ پیسے ریٹریو کرنا چاہتے ہیں اس بندے سے, اس کے خلاف کمپلین کر کے یا کلیم کر کے, تو آپ کو لیگلی پیسے ریفنڈ ہو سکتے ہیں, لیکن بصورت دیگر کہ اس بندے کے پاس پیسے ہوں, جو کہ ادھر بہت سلو پروسیس ہے, آل اوور دا ورلڈ سلو پروسیس ہے, تو یوزلی وہ بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اور لیگل فی بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے. یہ سیول میٹر ہے یا کرمنل میٹر ہے؟ جو بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. جو بینک ٹو بینک اگر کسی نے اسکیم کیا ہے, اسکیم جو ہوتے ہیں یا فراڈ ہے, وہ کرمنل میٹر ہے. لیکن آپ کا اگر پرسنل کسی بھی بات پہ لین دین ہے کہ آپ کو میں نے بولا تھا یہ 10,000 پاؤنڈس میرے سے لے لیں, یہ 2,000 پاؤنڈس لے لیں, میں آپ کا یہ کر, وہ ایک سیول میٹر ہے, وہ پرسنل. کیش سیول میٹر ہے اور بینک ٹو بینک سمجھ لیں کرمنل میٹر ہے. نہیں, کرمنل میٹر وہ ہے اگر میں نے آپ کے ساتھ اسکیم کیا ہے یا فراڈ کیا ہے. سیول میٹر وہ ہے کسی ایسی وجہ سے جو آپ کا میرا پرسنل ایک معاملہ ہے, ٹھیک, اس پہ میں نے بے شک آپ کے ساتھ ہوگی, وہ سیول میٹر. تو منیمم میکسیمم جتنی بھی رقم ہو پروف کرنے کے بعد وہ بینک دے گا, آف کورس دے دیتا ہے. اگر بینک ایسے کر دے گا, کلائنٹ آپ کے پاس آ گیا, آپ بیرسٹر ہیں, قانون دان ہیں, تو پھر اس میں عدالت کا, پولیس کا اور ان اداروں کا تو کوئی تعلق نہیں بنتا جب بینک کا لا اپنا ہے. بالکل ایسا ہے, لیکن ہمیں پولیس کو بھی انفارم کرنا پڑتا ہے, نہیں تو بینک ڈیفینیٹلی پولیس کو انفارم کرتا ہے. ہم کنسنٹ دیتے ہیں اس کو کہ ہم نہیں کر سکتے تو آپ کریں, کیونکہ ٹو پریونٹ دیز اسکیمز فار فیوچر, اس لیے وہ بینک وہ کرتا ہے. دوسری بات یہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ, یو کے میں سپریشن آف پاورز ہے. عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں, پولیس اپنا کام کرتی ہے, ہاؤس آف لارڈس کے ممبر اپنا کام کرتے ہیں, ہاؤس آف کامنس کے ممبرز اپنا کام کرتے ہیں, وکیل اپنا کام کرتے ہیں, بینک اپنا کام کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں اس کے باوجود پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ اس کی فیس کتنی بھاری لیتے ہیں؟ کوئی بھاری فیس نہیں لیتے ہم 10% ایڈوانس لیتے ہیں, واٹ ایور اماؤنٹ یو آر ریکورنگ, اور پیسے آنے کے بعد 10% لیتے ہیں. آپ سے لوگ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جس کو ہم ڈسپلے کر دیں, جس کو پلیز آپ ڈسپلے کر دیں. اس واٹس ایپ کے اوپر لوگ میسج اور کال کر سکتے ہیں. پہلے ریکویسٹ سب سے یہ ہے, کیونکہ آئی ریسیو سو مینی کالز, تو پہلے اگر آپ میسج کر کے اپنی انکوائری چھوڑ دیں تو وی ول گیٹ بیک ٹو یو انشاءاللہ. تو لوگوں کو جنہوں نے دھوکہ دیا, جن کے ساتھ فراڈ ہوا, وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا پتہ نہیں آگ سے جلا دودھ, چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, جو بھی کہاوت ہے. تو لوگوں کو ہم کیسے تسلی دیں کہ یہ جو فراڈ پہلے سے ہو چکا ہے یہ فراڈ ریکور ہو جائے گا؟ جن لوگوں کے آپ نے کام کیے ہیں, کیا وہ نیچے ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹس میں کہ ہاں ہمارے کام ہوئے؟ دراصل بات اس طرح کی ہے کہ موسٹ آف دا پیپل جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا پچھلے کچھ عرصے میں, تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے
काम ऐसे किए हुए हैं कि जो बताए नहीं जा सकते पब्लिकली, बट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल कि वो लोगों की मदद के लिए ज़रूर कमेंट करेंगे जिन जिन के पैसे रिसीव हों। ठीक, तो प्रोसीजर कितना लेंथी है ये? इतना लेंथी प्रोसीजर क्लाइंट्स के लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत लेंथी प्रोसीजर। इट जस्ट टेक्स 4 to 5 hours टू डील विद वन पर्सन, विद वन बैंक। ठीक, तो जब बात हो जाए और बैंक कन्विंस हो जाए कि आप ठीक हैं और अगले ने गलत फ्रॉड किया है, तो कितने टाइम के बाद चीज़ें रिलीज हो जाएंगी? डिपेंड्स अपॉन द बैंक, जिस बैंक से आपने पैसे भेजे हैं। यूजुअली बैंक 5 to 7 वर्किंग डेज में आपको पैसे रिफंड कर देता है। इफ़ नहीं तो 2 वीक्स के अंदर। मैं चंद स्कैम्स जिस तरीके से होते हैं उनके नाम मेंशन करना चाहूँगा। वर्क परमिट चाहिए था, पैसे दिए नहीं, वर्क परमिट मिला। मैं स्टूडेंट तौर के ऊपर PSW लेना चाह रहा था, फलां चीज़ करना चाह रहा था, पैसे दिए नहीं मिले। ये बड़े कॉमन फ्रॉड हैं। क्या इस तरह की चीज़ों का भी सोल्यूशन है ना? ऑफ कोर्स सोल्यूशन है, ये पैसे रिफंडेबल है। अब जो स्कैम्स हैं ना, या नॉलेज करना होना, उसके बायस जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, मिलियंस के हिसाब से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, एशिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कश्मीर से हैं। वो जो स्टूडेंट हैं अगर यूनिवर्सिटी के, वो इस तरह के मसाइल का शिकार हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर यूनिवर्सिटी की फ़ीस बर वक्त अदा नहीं की, यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे दिया, होम ऑफिस की तरफ से वार्निंग आ गई, तो इसमें आप क्या रहनुमाई कर सकते हैं उनकी? बिल्कुल, वो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब मर्ज़ी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की फ़ीस ओवर ड्यू थी और किसी वजह से यूनिवर्सिटी ने उसको किक आउट कर दिया, यानी कि अपना स्पॉन्सरिंग जो है वो स्पॉन्सर विड्रॉ कर लिया, तो वो प्लीज़ हमसे रब्ता करें, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कि उनका जो रिवोक्ड स्पॉन्सर लाइसेंस है वो वापस बहाल हो जाए। अब पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है मिनिमम या रूटीन में 13,000 15,000 पाउंड, 60% पहले देते हैं, वापस यहाँ पहुँचने के ऊपर मज़ीद देनी होती है। अब जब पहला साल होने लगा, या पहले 6 महीने में उसे 5,000 या 4,000 पाउंड देना है, वो नहीं दे सका, मजबूर है, नौकरी नहीं मिली, यूनिवर्सिटी उसको रिवोक कर देगी। इसका कोई हल है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को सेंसिबल तरीके से यहाँ पे अपनी सर्वाइवल करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से पढ़ने के लिए आते हैं तो खुदारा अपने हाल पे भी रहम करें और अपने पीछे वालों के हाल पे भी रहम करें। इस चीज़ को सीरियसली लिया करें, क्योंकि जब आपने वीज़ा अप्लाई किया तो आपने उनको प्रूफ दिया कि मेरे पास प्रूफ ऑफ ये फंड्स हैं पड़े हुए, और यूनिवर्सिटीज़ ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, जैसे कि वो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स देते हैं। आप आएँ, आप आधी फ़ीस जमा करा दें, किसी की 5,000 रहती है तो 2500 पाउंड्स करके जमा करा सकते हैं, नहीं तो आप पर मंथ 800-900 पाउंड जमा करा सकते हैं, लेकिन डोंट स्किप योर इंस्टॉलमेंट। ठीक, तो एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, हाजिरियाँ भी पूरी हैं, फ़ीस भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसका फ़र्ज़ करें एक मजमून रह गया, ऊपर से वीज़ा ख़त्म होने को है, उसे PSW भी लेना है या शिफ्ट होना है किसी और वीज़े के ऊपर, स्किल वर्कर्स के ऊपर, या उसने कोई शादी करनी है, या उसे वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र कानून के अंदर कोई रास्ता है? बिल्कुल रास्ता है, वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी पूरी मामलत करेंगे। चूँकि मेरे सवालों की रोशनी में आप जो जवाब दे रहे हैं मुख्तसर, उसकी बाज़ वजूहात ये भी हैं कि सारी चीज़ें ओपनली बयान नहीं की जा सकती, लेकिन हल है। बिल्कुल हल है। तो होम ऑफिस की अगर वार्निंग आ जाए तो बंदे के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए। बिल्कुल ऐसी बात है। हम उनसे भी डील कर सकते हैं? बिल्कुल उनसे भी डील कर सकते हैं। ये आपकी जॉब है? ये मेरा काम है, रूटीन का काम, एवरीडे काम है। तो जब कुछ होता रहेगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, एक्शन भी होगा, मसाइल भी होंगे, और उसका सोल्यूशन भी होगा। हर चीज़ का सोल्यूशन, लेकिन बर वक्त हर चीज़ की एक लिमिट है ना? हर चीज़ की एक लिमिट है, बेशक। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो खासकर किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो कमिटमेंट करके आए वो पूरी करें? हमारे स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कश्मीर से जो पढ़ने के लिए आते हैं, मेहनत करने के लिए आते हैं, उनको चंद चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी पढ़ाई को टाइमली कंप्लीट करना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए, पैसे कमाने पे फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरा, यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं, पाकिस्तान में और अपने इलाके में, अपने कंट्रीज़ में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए इसलिए आते हैं कि आपको अच्छा एक्सपोजर मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले और आप तरक्की करें।
تو خدا را نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے اور اپنی چیزوں کو پیچھے رکھنا چاہیے. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ ادارے، یونیورسٹیاں، ہوم آفس سارے اسموتھلی اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. جواز ہم خود دیں گے ان کو. بالکل انہوں نے بتا دیا نا. تو کیا آج بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ PSW لے سکتے ہیں؟ آف کورس لے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ شادی کر سکتے ہیں. شادی کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹ اسکل ورکرز ویزے کے اوپر جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹ بزنس ویزا لے سکتا ہے. دیر از اندر ویزا کالڈ انوویٹر ویزا. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہوم آفس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے جو پہلے سے پریکٹیکل نہیں ہے یا پہلے سے دنیا میں کوئی اس کو نہیں کر رہا, اور میں اس آئیڈیا کو لے کے آگے جا سکتا ہوں. بزنس کروں گا. اس ملک کو فائدہ ہوگا. اس ملک کو فائدہ ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا. اور اینڈ اس کی سیٹلمنٹ ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, وہ کچھ ریگولیٹڈ اتھارٹی سے اس کو اپروو کرانا پڑتا ہے. منیمم انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ 0. انوویٹر. یو جسٹ نیڈ ٹو پریزنٹ این آئیڈیا. تو اگر اس میں 50,000 یا 1,00,000 پاؤنڈ بھی لگائے تو سونے پہ سہاگا. بالکل. اس سبجیکٹ کے اوپر ڈیپلی پھر کبھی بات کریں گے. اب میں آ جاتا ہوں امیگریشن میٹر, اور پھر سب سے بڑا ڈیپ سبجیکٹ جو ہے وہ آخری ہے, اسکلز ورکرز, ورک پرمٹ. وہ لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں سفر کر رہے ہیں. امیگریشن میٹرز جو ہیں اس میں بھی آپ ایکسپرٹ ہیں. بالکل. امیگریشن میٹرز کے اندر ڈائیورس ہے, چائلڈ کے حوالے سے جب ڈسپیوٹ ہو جائے, میڈیشن ہے, اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ امیگریشن کے اندر آپ کرتے ہیں؟ بالکل. ہم فیملی کیسز کرتے ہیں, اسپانسر لائسنسنگ کرتے ہیں, ہم فیملی کے میٹرز سالو کرتے ہیں, چائلڈ کسٹڈی کے میٹرز سالو کرتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان میڈیشن کا رول پلے کرتے ہیں. تو UK میں کیا ہر پیدا ہونے والا بچہ برٹش ہوتا ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میرے سے بہت سارے کلائنٹس ایسے پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ UK میں پیدا ہوا ہے, اس کا برٹش پاسپورٹ کیسے ملے گا؟ اچھا. ایسا نہیں ہوتا. برٹش پاسپورٹ آپ کے بچے کو تبھی مل سکتا ہے کہ اگر ایدر آف دا پیرنٹ, مدر یا فادر, برٹش بورن ہو یا برٹش نیشنل ہو. تو دنیال صاحب, کامن چیز ہم نے دیکھی کہ والد صاحب جہاں آئے بھلے وہ الیگل تھے, بعد میں لیگل ہو گئے, سائلم تھا یا جو بھی تھا, ان کے بچے بھی آ گئے 18 سال سے کم عمر کے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ماں نہیں آ سکتی. کیا کوئی ماں جو پیچھے رہ گئی یا آنا چاہتی ہے, جس کی عمر فرض کریں میکسیمم پہ جاتے ہیں 50 سے 60 سال ہے, ان چیزوں کا بھی کوئی حل ہے؟ بالکل حل ہے. ایسا ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں میں لائک 50 60 ایئرز اگو, جب ہمارے کچھ میر پور کے لوگ یا آزاد کشمیر کے یا پاکستان کے کچھ لوگ ادھر آ کے بس گئے, اور بعد میں ان کے بچوں نے جو ہے وہ بھی ان کو بھی ویزاز ملے اور وہ ادھر برٹش نیشنل ہیں, لیکن ان کی مائیں یا ان کی ابھی دادی امی یا کوئی ایسے جو گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ لوگ یہاں پہ نہیں آ سکے. تو بالکل ہم ان کی جو ہے نا رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو یہاں پہ سیٹلمنٹ کا. کیا آپ ان لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں جو بچے اپنے والدین کو وزٹ کے اوپر یہاں بلانا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل. اس میں کوئی عمر کی قید ہے منیمم یا میکسیمم وزٹ پہ آنے کے لیے؟ کوئی عمر کی قید نہیں ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو مینٹین یور بینک اسٹیٹمنٹس. اس کے اوپر بھی ہم آپ سے تفصیلی بھی بات کریں گے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی دیکھنی چاہیے. اسکلز ورکر ویزا, ورک پرمٹ, ملینز آف لوگ آئے یہاں پہ, لاکھوں لوگ ایڈجسٹ ہو گئے, لاکھوں متاثر ہیں. آپ کی ڈکشنری میں کیا اعداد و شمار ہیں کہ کتنے لوگ آئے تھے, کتنے لائسنس کینسل ہو چکے اور کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اس پروگرام کے سبب سے یہ بتاتا چلوں کہ مور دین 2000 کمپنیز کے لائسنس ریووک کیے گئے ہیں لاسٹ ایئر. کتنے عرصے میں؟ لاسٹ ایئر, 1 سال میں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی منیمم 3 بندوں کو لائسنس ورک پرمٹ کے لیے بلا سکتی تھی, ورک پرمٹ دے کے UK بلا سکتی تھی. یہ تو 6000 لوگ متاثر ہو گئے. 6000 لوگ عام نمبر ہے. میں آپ کو اس سے میں بتاتا ہوں کہ یہ 6000 لوگ نہیں ہیں, یہ 6000 خاندان ہیں, چونکہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کے ساتھ. 6000 فیملیز ہیں, ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہیں اور ان کے بچے ہیں. تو یہ مور دین 20,000 پیپل بنتے ہیں اور یہ سب لوگ سفر کریں. تو یہ جو 20,000 لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں اس میں سے 30% کو نیا ویزا مل گیا ہوگا, مزید کمپنیاں بند ہو رہی ہیں, یہ جو باقی سفر کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے؟
इसका हल है, बट मैं एक चीज़ बताता चलूँ. अब अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है कि मेरे पास वर्क परमिट है और आप प्लीज़ आके इसको इतने पैसे दे के ले लें, बेसिकली वर्क परमिट फाइनेंशियली किसी के साथ भी डील करना यूके में इलीगल है. ठीक है. क्योंकि वर्क परमिट्स जो हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपको फ्री में मिलता है कंपनी की तरफ से. ठीक है. कोई इंडिविजुअल आपको बेच नहीं सकता लीगली. सेकंड बात यह है, यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात है. मैं लोगों को ये आगाही देना चाहता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बात समझें. एक कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पे आपको एक बंदा 5 पाउंड में आपके लिए घंटे काम करने में राज़ी है, तो कोई कंपनी आपको 12 पाउंड 60 पेंस दे के 5 साल के लिए आपको अपने साथ बाउंड क्यों करेगी? तो क्या अब भी वर्क परमिट मिलते हैं? नहीं मिलते, बहुत मुश्किल है. क्यों मुश्किल है और क्यों नहीं मिलते अब? वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि पहले फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बहुत हो चुकी हैं. लोगों ने फेक कंपनीज बनाई, फेक वर्क परमिट्स के लाइसेंसेस निकाले और अब लोगों को बहुत उन्होंने ख़राब किया, जिसकी वजह से अब हुकूमत जो है, होम ऑफिस जो है, वो यूजुअली किसी भी नए बिज़नेस को और किसी चलते हुए बिज़नेस को भी लाइसेंस नहीं, डिपेंडेंट को भी ख़त्म कर केयर होम्स वाली कुछ चीज़ें हैं वो भी विद इन द यूके आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कानून बहुत सख्त हो गया. एक बंदे को कंपनी ने बताया कि हमारे पास काम भी है, वीज़ा भी है, दे दिया, पैसे लिए नहीं लिए डजंट मैटर, वो आ गया, कंपनी बंद हो गई. आने वाले का कसूर तो नहीं है ना? आने वाले का कसूर है टू एन एक्सटेंट कि उसको पता था कि मैं इस तरह से जा रहा हूँ और मैं पैसे दे के जा रहा हूँ जो कि इलीगल है, और इस वजह से लोग सफ़र करते हैं. तो वर्क वीज़े ने मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. तो जो लोगों को आज भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास वर्क वीज़ा है, हमें पैसे दें तो हो जाएगा, तो फिर ये तो स्कैम सब फेक है. यूजुअली मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक लोग क्या करते हैं, एक कंपनी ने वर्क वीज़ा निकाला, आपको बुलाया 20,000 पाउंड लेके, 6 महीने बाद उसने अपना वो स्पॉन्सर लाइसेंस विड्रॉ कर लिया, वो 20,000 का किसी और को बेच दिया. अच्छा. फिर वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद कैंसिल कर दिया, फिर वो किसी और को बेच दिया, तो उसने एक वर्क परमिट पे 60,000 पाउंड कमा लिए. तो जब लाइसेंस था तो कैश लेटर दे रहा था तो ठीक है, कॉज लेटर. अब जब लाइसेंस नहीं है, ये है, तो उसके बावजूद अगर कोई लोगों से पैसे ले रहा है और उसको वो काम नहीं हुआ और वो पैसे अकाउंट में आए, तो मैं फिर पूछ रहा हूँ कि वो रिकवर हो जाए? वो बिल्कुल रिकवरेबल हैं, लेकिन लोगों को इस बात पे बहुत एहतियात करना चाहिए, खास तौर पर स्टूडेंट्स को, कि वो इस चक्कर में ना पड़े. तो आपने कितने स्किल्स वर्कर वीज़े के नाम के ऊपर जो लोगों ने पैसे विद इन द यूके बैंक टू बैंक लिए आपने वापस करवाए? अनकाउंटेबल. ये सबसे ज़्यादा ऐसा हुआ है? सबसे ज़्यादा ऐसा हुआ. और ये रिकवर हुए? ये रिकवर. लोग दुआएं देते हैं या सिर्फ पैसे देते हैं? लोग जब उनको ये पता चलता है कि ये रिकवरेबल है, बिफोर के मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने माओं के, वालिदैन के, वालिदों के, बड़े भाइयों के, उन अक्षास के ख़ुद मुँह से अपने लिए बहुत दुआएं सुनी हैं. आपके सामने मैंने खुद 1-2 बार देखा कि लोग रोए भी हैं आके. बिल्कुल ऐसी बात है. तो ये आपको इमोशनल कर रहे होते हैं या रियलिटी में रो रहे होते हैं? देखिए जी, हर इंसान की एक पर्सनल अपनी एक स्टोरी है. लोग बहुत मजबूर हो के, किसी को बेबस हो के पैसे देते हैं और फिर उनको ये पता चलता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, तो ये आप और मैं शायद महसूस ना कर सकते हों, लेकिन उस बंदे पे बहुत बुरा वक्त गुजर रहा होता है. आपकी हदूद और क़यूद क्या है? किसी से, पाकिस्तान से बैठे हुए बंदे से यहाँ किसी ने अगर पैसे बैंक टू बैंक लिए हैं तो उसका कोई हल है? अगर तो आपने पाकिस्तान से पैसे सेंड किए हैं रुपीज़ में यूके में किसी को, तो वो नॉन रिफंडेबल है. वो पैसे आपको मैं हेल्प नहीं कर सकता. ठीक है. बट कई लोग पाकिस्तान में किसी को पैसे दे देते हैं और वो बंदा यहाँ से यूके टू यूके बैंक ट्रांसफ़र कर देता है. ठीक है. तो वो रिफंडेबल है. वो रिफंडेबल, यानी कि एंड ऑफ द डे बात ये हुई कि विद इन द यूके बैंक टू बैंक आपने जो ट्रांजैक्शन की और बदले में वो काम नहीं हुआ, आपके साथ फ्रॉड हुआ, वो रिकवरेबल है. बिल्कुल वो रिकवरेबल. आपसे जो नंबर हमने लिया, जिसको हम डिस्प्ले करेंगे, इस नंबर के ऊपर कब कब आप अवेलेबल होंगे और
टेक्स्ट मैसेज और कोई इनटेक फॉर्म भी है आपका? मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 हमारी लाइंस ओपन है, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, वो टीम विल गेट बैक टू यू, वो आपको बताएंगे कि आप से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये प्रोसेस किस तरह हो। दैट्स इट, दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एंड ईजी। इससे कबल अगर हम वीडियो ना बनाते और हमें ये रिस्पांस ना मिलता तो शायद मैं और आप आज सामने ना बैठे होते। आपको क्या लगता है कि ये खिदमत हल्क भी है और प्रोफेशन तो अपनी जगह के ऊपर है, लोगों को आखिरी एडवाइस क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल ही जी, खिदमत खल्क है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस किस्म की भी हो मदद करनी चाहिए। और मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि खुदारा लालच में ना पड़ें। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि किसी ने पैसे दिए हैं, उसका काम नहीं हुआ, उसने पैसे रिकवर करके किसी और को दिए हैं, फिर उसका काम नहीं हुआ, फिर उसने किसी और को दिए हैं, फिर उसका काम नहीं हुआ। फिर मैंने उसको बोला कि इसके बाद खुदा का खौफ करें, आप किसी को पैसे ना दें और अपने आप के साथ जुल्म ना करें। स्टूडेंट्स को भी कुछ कहना चाहते हैं? स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि आप इधर आके वर्क परमिट्स के चक्कर में पड़ें और अपने सेटलमेंट रूट को कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, आप अपने प्रोफेशन में नौकरियां तलाश करें और अपनी पढ़ाई को ज़ाया मत करें। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए साहिब, ये आज का कानून का गोरखधंधा था। स्कैम्स कैसे होते हैं, उसका हल क्या है, इससे कबल भी हल हुआ। आप इस असूल के लिए जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया, इनसे रब्ता कीजिए। हमारा ये पूरा सेटअप लगाने का मकसद, 1 घंटे तक ये स्ट्रगल करने का मकसद महज ये है। ये बैरिस्टर हैं, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, इनकी रहनुमाई, इनकी खिदमत हासिल करें और अपने मामलात जो हैं उसको आगे बढ़ाएं। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए और बिलखुसूस कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप लोगों को इस तरह का कानून का गोरखधंधा कम से कम 2 महीने में एक बार देखना चाहते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।